जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आप सबका। आइए चलते हैं, हम बढ़ते हैं अपनी क्लास में। जहां तक हमने सवाल लगा लिए थे उसके आगे चलते हैं। एक सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ा जाए सवाल को और समझा जाए कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व करें। देखिए क्या कह रहा है सवाल। ये भी एक अलग टाइप है, मतलब जितने तरीके के सवाल आप पढ़ चुके हैं उनमें से एक नया टाइप है। बात सारी वही है, फिर से आपको दो चीजें निकालनी होंगी। दो चीजें निकालने का मतलब दो वेरिएबल्स आपको मानने पड़ेंगे और उन दोनों वेरिएबल्स के लिए आपको सवाल में दो कंडीशंस दे रखी होंगी। लेकिन कंडीशंस जिन चीजों में दे रखी होंगी वो इस बार नाव और धारा से संबंधित सवाल है। जब एक नदी में या किसी जलधारा में कोई नाव चलती है तो आप जानते हैं कि धारा के साथ साथ अगर कोई नाव चले तो नाव का वेग और धारा का वेग दोनों काम कर रहे होंगे। नाव की वेलोसिटी और जो धारा की वेलोसिटी होगी वो दोनों काम कर रहे होंगे। और अगर नाव धारा के विपरीत चल रही हो तो नाव को धारा की वेलोसिटी के खिलाफ काम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस सवाल को लगाना है। इसी बेस पे ये सवाल बनाया गया है। देखिए पढ़िए सवाल। कहा गया एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, प्रतिकूल का मतलब अपोजिट, प्रतिकूल का मतलब अपोजिट, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। अनुकूल का मतलब सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, मतलब पर्टिकुलर वर्ड अनुकूल के लिए नहीं, लेकिन हाँ मतलब उसका वही है। क्या कहा गया है कि देखिए ये ऐसे धारा बह रही है, मान लीजिए नदी की ये धारा बह रही है, कोई नदी बह रही है उसमें धारा की दिशा जो यानी कि जो धारा की दिशा है वो ऐसी है, और इसमें मान लीजिए एक नाव ये है, ये जा रही है। नाव अगर इसी तरफ को जा रही हो तो देखिए नाव का वेग और धारा का वेग, नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इसका मतलब नाव अब ज्यादा स्पीड से चलेगी। नाव के पास अपनी जितनी वेलोसिटी होगी वो, और साथ में धारा भी उसी तरफ जा रही है तो साथ में धारा की वेलोसिटी भी उसमें मिल जाएगी। यानी धारा अगर इस तरफ, मान लीजिए नाव की वेलोसिटी अगर x है और धारा की वेलोसिटी अगर y है, तो नाव जब भी धारा की दिशा में जाएगी तो कौन सी वेग से जाएगी? x प्लस वाई वेलोसिटी से जाएगी। अगर नाव का वेग x हो और धारा का वेग y हो तो दोनों जब एक ही तरफ जा रहे हैं तो आपको क्या होगा? नाव का वेग और धारा भी उसी दिशा में जा रही है तो धारा का वेग भी उसमें जुड़ जाएगा। भाई धारा भी अपनी, धारा जितने वेग से बह रही उतने वेग से नाव को भी तो बहाएगी अपने साथ, तो धारा नाव को बहाएगी y वेलोसिटी से और नाव खुद बहेगी x वेलोसिटी से, तो टोटल वेलोसिटी नाव के पास कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। ठीक, यानी जब भी नाव धारा की दिशा में जाएगी, धारा के साथ जब नाव जाएगी तो नाव का वेग और धारा का वेग मिलकर नाव को आगे बढ़ाएंगे, और मिलकर आगे बढ़ाएंगे यानी कि नाव का जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? x प्लस वाई। यहीं पर अगर यही नाव अपोजिट डायरेक्शन में आए तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर आ रही, धारा उस तरफ जा रही, नाव इस तरफ आ रही है, तो धारा जो है वो जब उधर जाएगी, नाव इधर जब आएगी तो धारा नाव को रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि नाव इस तरफ आ रही है और धारा उस तरफ जाएगी तो नाव उधर ले जाने की कोशिश करेगी। लेकिन उसके बावजूद नाव इस तरफ आ रही है, इसका मतलब नाव का वेग ज्यादा है, तो नाव की जो भी वेलोसिटी x होगी, इस x वेलोसिटी को धारा अपनी y वेलोसिटी से रोकने का प्रयास करेगी। रोकने का प्रयास करेगी इसका मतलब जब नाव उसके बावजूद आगे आएगी तो इसका मतलब नाव जो है वो धारा की वेलोसिटी को पहले कैंसिल करेगा अपने में से, और जितनी वेलोसिटी उसके पास बचेगी उससे वो आगे बढ़ेगी। यानी स्वाभाविक सी बात है कि नाव जब धारा के विपरीत चलेगी तो नाव को धारा की वेग के खिलाफ काम करना पड़ेगा, और धारा के वेग के खिलाफ जब काम करना पड़ेगा तो नाव का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? x माइनस वाई। यानी कि नाव को अपने x वेलोसिटी में से धारा की जो वेलोसिटी y है उस y को कैंसिल करना पड़ेगा, उस y के खिलाफ जाकर आप नाव आगे बढ़ेगी। तो जब नाव धारा के अपोजिट आएगी तो नाव किस वेग से चलेगी? x माइनस वाई से। जब नाव धारा की तरफ जाएगी तो नाव किस वेग से चलेगी? x प्लस वाई से। यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझनी है, इसी के आधार पे आपको सवाल लगाना। अब आइए सवाल पे। सवाल में कुछ कंडीशंस दे रखी हैं और लास्ट में हमको निकालना क्या है? धारा की चाल निकालनी है और नाव की स्थिर जल में चाल निकालनी है। तो मान लीजिए आप, माना नाव की चाल x
तथा धारा की चाल y है। यहां तक आई होगी बात समझ में। नाव की चाल हमने x मान ली और धारा की चाल y मान ली। इसलिए एक चीज जो अभी आपको पूरी समझाएगी वो बात, उस बात को आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? जब धारा की दिशा में नाव जाएगी तो उसको किस चाल से जाएगी, और धारा की विपरीत दिशा में जब जाएगी तो किस दिशा से जाएगी। धारा की दिशा में जाने का मतलब है धारा के अनुकूल, और धारा के विपरीत दिशा में जाने का मतलब है धारा के प्रतिकूल। तो जो भाषा, जो वर्ड्स यूज किए गए सवाल में, उन्हीं को हम सोल्यूशन में यूज कर लें। तो लिखेंगे धारा के अनुकूल नाव की चाल x मानी है। धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी? धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी? धारा के अनुकूल जब नाव चलेगी तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? नाव की चाल होगी उसमें, और प्लस धारा की भी चाल होगी उसमें। ठीक है, यानी क्या हो जाएगी? ये x प्लस y। ध्यान रखिएगा, जब भी नाव धारा के अनुकूल चलेगी तो उस समय हम जब नाव की चाल यूज करनी होगी तो हम x प्लस y यूज करेंगे। इसी तरीके से धारा के प्रतिकूल जब नाव चलेगी, इसी तरीके से धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी? x माइनस वाई हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आई। जब नाव धारा के साथ बहेगी तो धारा और नाव दोनों का वेग मिलकर नाव को आगे बढ़ाएंगे, तो x प्लस वाई। जब नाव धारा के खिलाफ जाएगी, धारा के विपरीत जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो नाव के वेग में से धारा का वेग घट जाएगा और जो रिजल्टेंट बचेगा उससे नाव आगे बढ़ेगी। तो दोनों ही दशाओं में हमारे पास नाव की चाल मौजूद है। अब उसके बाद हम आएंगे सवाल पे, कंडीशन पे। देखिए अब सवाल को पढ़िए। सवाल क्या कह रहा है? 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर एक नाव जाती है। यानी एक नाव क्या करती है? जब धारा के प्रतिकूल, जब धारा के, जैसे ऐसे धारा बह रही है तो ऐसे नाव आ रही है, ऐसी स्थिति में जब नाव आती है तो 30 किलोमीटर चलती है। एक नाव जो है वो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलती है और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर चलती है, और इन दोनों को चलने में लगा टोटल टाइम जो है उसको कितना है? 10 घंटे। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चली। धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के अपोजिट। धारा के अपोजिट जब 30 किलोमीटर चलेगी तो दूरी है 30 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल यानी अपोजिट चलने में नाव की चाल होगी ये। धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर दूरी जाएगी और चाल यूज करेगी ये। तो टाइम हम निकाल सकते हैं। हम ये निकाल सकते हैं कि धारा के प्रतिकूल उसको 30 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा। लिखेंगे नाव को धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चलने में लगा समय। क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है समय का? समय बराबर दूरी बटे चाल। कोई कंफ्यूजन यहां तक? भाई धारा के प्रतिकूल एक नाव 30 किलोमीटर तक जाती है, तो धारा के प्रतिकूल जब वो 30 किलोमीटर चलेगी, धारा के अपोजिट जब वो 30 किलोमीटर जाएगी, तो 30 किलोमीटर जाने में उसको कुछ टाइम लगेगा। 30 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को हमने t1 कह दिया। डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। और चाल कितनी है? देखिए कैसे चल रहा है नाव, कैसे चल रही है? प्रतिकूल चल रही है। प्रतिकूल का मतलब अपोजिट, और अपोजिट में चाल कितनी है? x माइनस वाई। यानी 30 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर उसको टाइम जो लगा है वो t1 लगा है। फिर धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर गया है। धारा के
अनुकूल यानी सेम डायरेक्शन में 44 किलोमीटर जाने में लगा समय, इसको आप क्या कहते हैं, T2 कहते हैं। फिर वही आ जाएगा दूरी बटे चाल। चाल क्या होगी, दूरी बटे चाल। इस बार अनुकूल देखिए चल रही है, अनुकूल जब चलेंगे तो चाल क्या होगी, x प्लस वाई। तो T2 इक्वल टू 44 बटे x प्लस वाई। यहां तक बात समझ में आई। पहली ही शर्त अभी चल रही है। पहली शर्त क्या कह रही है कि धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर चलने में टोटल टाइम 10 घंटे लगा है। हमने निकाल लिया प्रतिकूल जाने में T1 टाइम लगा और अनुकूल आने में T2 टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना होगा T1 प्लस T2, और हमको टोटल टाइम कितना दे रखा 10 घंटे, यानी T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना 10 घंटे। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल में क्या कहा गया है, कुल समय कितना लगा है 10 घंटे, और कुल समय है कितना T1 प्लस T2 इक्वल टू 10 घंटे। T1 का मतलब कितना है 30 बटे x माइनस वाई प्लस 44 बटे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहां तक बात समझ में आई। इसमें आप क्या करिए, इसको थोड़ा इजी कर लीजिए, x माइनस वाई बराबर u मान लीजिए और x प्लस वाई बराबर v मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा 30u हो जाएगा और प्लस 44v हो जाएगा इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर, कोई इक्वेशन बनी अभी तक, कोई इक्वेशन नहीं बनी। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। पहली कंडीशन आपकी सवाल की जो थी वो यूज हो गई। देखिए पहली कंडीशन क्या थी, 10 घंटे 30 किलोमीटर प्रतिकूल चलने पर और 44 किलोमीटर अनुकूल चलने पर 10 घंटे टोटल लगते हैं। तो इस 10 घंटे 30 किलोमीटर और 44 किलोमीटर को यूज करके हमने पहली इक्वेशन बना ली, 30u 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10। ये एक आंसर आ गया, ये एक इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन भी आप बना सकते हैं। दूसरी इक्वेशन को चाहिए आप पूरा पूरा सॉल्व करिए ऐसे, या इसी सिमिलरली करके लिख सकते हैं आप लेकिन आप पहला सवाल है तो आप सॉल्व ही कर लिए। दूसरी बार में क्या कहा गया है, 44 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने पर उसे टोटल 13 घंटे लगते हैं। तो फिर से वही सेम कंडीशन, धारा के प्रतिकूल 44 किलोमीटर चलेगा और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर चलेगा। चौवालीस और 44 है प्रतिकूल, अगेन या लिख लेंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्तानुसार या अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। इसमें क्या कहा गया है, 44 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, फिर से इसको T1 कह दीजिए या T3 कह दीजिए, कितना हो जाएगा 44 बटे धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो x माइनस वाई, और दूसरा कितना है 55 किलोमीटर।
देखिए एक सवाल में करेक्शन है, थोड़ा ठीक कर लीजिए। यहाँ पे 44 नहीं 40 है। ये कितना है? 40। ठीक है, तो इसका यूज अभी तो कहीं हुआ नहीं, अब आगे होगा। ठीक, तो इसको आप क्या कर लीजिए, 40 से कर लीजिए। ये 40 बटे x माइनस वाई है। और दूसरा 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय t4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 बटे x प्लस वाई। फिर सवाल क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार टोटल टाइम जो है यानी t3 प्लस t4 जो है वो 13 घंटे के बराबर है। t3 का मतलब कितना हो गया, 40 अपॉन x माइनस वाई। t4 का मतलब हो गया 55 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। x माइनस वाई को हमने u माना है और x प्लस वाई को हमने v माना है, तो क्या हो जाएगा, 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। दो समीकरणें आपके पास हो गई u और v में। दोनों समीकरणों को सॉल्व करके आप u और v की वैल्यू निकालेंगे। कैसे करते हैं, दोनों समीकरणों को हम इक्वल करेंगे किसी तरीके से। इक्वल करने के लिए देखिए, जिनको इक्वल करना आसान हो उनको कर लीजिए। ये 30 लिखा हुआ है, ये 40 लिखा हुआ है। अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 3 12 120 हो जाएगा, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 120 हो जाएगा। यानी कि u वाले टर्म्स को बराबर करना आसान है। क्या करें, देखिए समीकरण 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, और समीकरण 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। और क्योंकि u को बराबर कर रहे हैं और u वाला टर्म यहां पर भी प्लस का है, u वाला टर्म यहां पर भी प्लस का है, जब सेम डिजिट होते, सेम साइन होते हैं तो समीकरणों को माइनस कर दिया जाता है। 4 से मल्टीप्लाई करके रखिए, लिखिए पूरी समीकरण, तो हो जाएगा 120u प्लस, फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, और 4 चक्कू 16 1 17 हो जाएगा, और ये 4 दाहम 40। 3 से करेंगे इसको, फिर से ये 120u प्लस 3 से आ जाएगा 3 पचे 15, और 3 पचे 15 और 1 16, और 13 3 39, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। 176 में से 165 गया तो 6 और 5 11, और ये 40 में से ये इतना गया तो 1, ठीक है रहा, ठीक है, ये आ जाएगा 1। यानी v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/11। v हमने किसको माना था, x प्लस वाई को, इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू, नहीं x प्लस वाई नहीं, यहां ठीक करिए इसको, ये x माइनस वाई को आपने नहीं माना है, ये आपने माना है 1/, ये 1/x माइनस वाई को माना है u, और 1/x प्लस वाई को माना है v। अभी गलत हो जाता, तो यानी कि ये v की जगह आपने क्या लिखेंगे, 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11। दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 3। अब यही v का मान किसी एक इक्वेशन में रखिए, पहले में रख लीजिए।
v की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 30u प्लस 44 इंटू वी का मतलब 1/11 इज इक्वल टू 10। ये कट जाएगा, 11 चौक 44, ये 30u बराबर कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 उधर चला जाएगा, 10 में से 6 बचा, यानी u बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30, 1/5। u बराबर 1/5 और u आपने किसको माना है, 1/x माइनस वाई को, बराबर 1/5 implies that अरे 1/x माइनस इक्वल x माइनस वाई इक्वल टू 1/5, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर दीजिए, x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 3 और प्लस समीकरण नंबर 4, प्लस का y माइनस का y कट जाएगा, x और x मिलके कितना हो जाएगा 2x, 5 और 11 मिलके कितना हो जाएगा 11 5 16, x बराबर कितना हो जाएगा 8। एक चीज आ गई, समीकरण 1 में समीकरण 3 में वैल्यू रख दीजिए, समीकरण 3 से x की जगह पर 8 प्लस y इज इक्वल टू 11, यानी y इज इक्वल टू 3। सो करके एक बार आंसर आप लिख दीजिए अपना पूरा, और बस ये आपका सवाल हुआ पूरा। अतः नाव की चाल क्या थी, x बराबर कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल y थी, ये कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, लिखिए, बेहतरीन शानदार सवाल था, इसको लगाइए, सीखिए और आगे बढ़ें अगले सवाल पे। एक और नाव से रिलेटेड लगा लीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन बढ़िया सवाल था, ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट है, आते हैं, पूछे जाते हैं पेपर में। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में, नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट में कुल 4 घंटे 30 मिनट लेती है।
धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए पिछला सवाल जो आपने लगाया था उसमें आपको नाव और धारा दोनों की चाल ज्ञात करनी थी। यहां पर क्या है, नाव की चाल आपको दे रखी है, यानी जो आपने x माना था वो आपको दिया गया है, और धारा की चाल निकालनी यानी y निकालना है, यानी जो जो जहां जहां आपने x यूज किया था उस जगह मतलब उसकी आपको वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू निकालनी है, धारा की चाल निकालनी है। तो देखिए सॉल्व किया जाए। मान लीजिए धारा की चाल, माना धारा की चाल क्या है, x है। तो बात फिर वही सारी है, जब नाव धारा की दिशा में चलेगी, लिखेंगे गिवन दिया है, पंद्रह किलोमीटर चाल, तो क्या लिखेंगे, धारा की दिशा में, देखिए धारा की चाल है x, नाव की चाल है 15, ये दोनों की अपनी अपनी चाल है। धारा की अपनी चाल x है और नाव की अपनी खुद की चाल 15 है। इस पे धारा का कोई प्रभाव नहीं, ये शांत जल में चाल दी गई है। अब धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में हम देखें क्या फर्क पड़ेगा, जैसे पिछले सवाल में था। धारा की दिशा में नाव की चाल, और दूसरा क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। बताइए क्या होगा। जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो नाव और धारा दोनों के वेग मिल जाएंगे आपस में, तो नाव का वेग और प्लस धारा का वेग। अगर धारा की दिशा में जाएगी नाव तो नाव का वेग क्या हो जाएगा, उसमें धारा का वेग भी मिल जाएगा, नहीं 15 + x हो जाएगा। और अगर धारा की विपरीत दिशा में नाव जाएगी तो नाव का वेग जो भी होगा उसमें से धारा का वेग घट जाएगा, ये रिजल्टेंट वो होगी। ठीक, धारा की दिशा में नाव की चाल हमको पता चल गई, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल हमको पता चल गई। अब धारा की दिशा में नाव 30 किलोमीटर जाती है और धारा की विपरीत दिशा में नाव 30 किलोमीटर जाती है, तो दोनों ही दूरियां तय करने में समय हम निकाल सकते हैं। धारा की दिशा में नाव को चलने में लगा समय क्या लिखेंगे, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में नाव को लगा समय t1 बराबर क्या हो जाएगा, फिर से वही बात, दूरी बटे चाल, यानी t1 बराबर कितना आ गया, दूरी 30 किलोमीटर जा रही है और धारा की दिशा में जा रही है। जब दिशा में जा रही है तो धारा की दिशा में वेग कितना है, 15 + x, t1 आ गया। इसी तरीके से दूसरी बात, धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय t2 बराबर इसको कह दो, फिर वही दूरी बटे चाल। अब विपरीत दिशा में जा रही है तो विपरीत दिशा का ये विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, दूरी तो वही 30 ही है और विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 15 - x। जाने में इतना समय, आने में इतना समय, और टोटल टाइम कितना लगा है, 4 घंटे 30 मिनट। क्या लिखेंगे, प्रश्न कह रहा है कि जो कुल समय है, कुल टाइम, टोटल टाइम
वो है 4 घंटा 30 मिनट। कुल समय कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2। ये 4 घंटा 30 मिनट जो है इसको घंटे में ही बदल लीजिए, तो 4 घंटा ये रहा और प्लस 30 मिनट का मतलब कितना? 1/2 घंटा, आधा घंटा। भाई 30 मिनट का मतलब कितना? आधा घंटा। तो 4 घंटा 30 मिनट का मतलब 4 घंटा और आधा घंटा, और 4 घंटा और आधा घंटा का मतलब 4 में आधा जोड़ दीजिए, टोटल टाइम आ जाएगा। T1 की वैल्यू 30/15 प्लस x, T2 की वैल्यू 30/15 माइनस x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 है 9/2। ठीक है, यहां पे आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 30 मिल जाएगा आपको कॉमन। 1/15 प्लस x और प्लस 1/15 माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2। ये कट जाएगा 3 से, 3 तिहाई 9 और 3 दहम 30। कितना आ जाएगा? 10 उधर अपान में चला जाएगा तो 3 बटे कितना हो जाएगा? 20, और इधर 15 प्लस एक्स 15 माइनस एक्स एलसीएम मिल जाएगा, तो ये 15 प्लस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स मिल गया एलसीएम। 15 माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा, 15 प्लस एक्स इधर ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 3/20। x से x कट गया, 15 और 15 कितना हो गया? 15 हो गया 30, बटे में a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3/20। फिर 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 दहम 30। ये इधर नीचे आ जाएगा, ये 15 माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले आइए, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 15 स्क्वायर का मतलब 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 20 दहम 200। एक्स स्क्वायर उधर ले जाइए, 200 इधर लाइए, तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का, 200 इधर आएगा, 225 में से घटेगा 25 बचेगा, यानी एक्स बराबर कितना आ गया? 5। एक्स आपने किसको माना था? धारा की चाल, तो आपकी यही हो गई क्या? धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया होगा। यहां पर ये नाव से संबंधित कुछ सवाल थे, इसको लगाइए आप। इन सवालों को लगाइए और एक सवाल और लगाते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को यहीं पर अब रोकते हैं। ये चैप्टर आपका संपन्न हुआ। इसमें कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस बचे हैं, तो ग्राफ के क्वेश्चंस आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यानी इस चैप्टर के, और पॉलिनोमियल यानी बहुपद, इन 2 चैप्टर्स में आपके ग्राफ वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं। वो दोनों एक साथ आपको करवाए जाएंगे जल्दी ही उसकी क्लासेस मतलब मिलेंगी आपको। फिलहाल लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स जो चैप्टर आप पढ़ रहे थे, इसमें ऐसा उस ग्राफ को छोड़कर ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बताया नहीं गया, और सारे टॉपिक्स आपको बताए गए हैं। हर टॉपिक से रिलेटेड आपको पर्याप्त सवाल करवाए गए हैं। अगर इतने सवालों को आप लगा लेते हैं, ठीक से समझ लेते हैं और इस पर आधारित कुछ थोड़े बहुत सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपका सवाल यहां से बचने वाला, छूटने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन हम और लगाएंगे लास्ट, और उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे और उसके बाद अगले चैप्टर पे पहुंचेंगे। ये क्वेश्चन और लिख लीजिए। देखिए 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या पे बहुत सारे सवाल आपने लगाए हैं। एक और क्वेश्चन ठीक दिख गया तो उसको भी आप लगा लीजिए। दो अंकों की एक संख्या को, 2 अंकों की एक संख्या को उसके अंकों के योग से
अंकों के योग से भाग करने पर भागफल 7 है। यदि इस संख्या में से 27 घटा दिया जाए इस संख्या में 27 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। संख्या के अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो अंकों की संख्या पे आपने कई सवाल लगाए हैं, वैसा ही सवाल है, बस इस सवाल में भाग किया गया इसलिए इस सवाल को ले लिया गया है और इस सवाल को लगवा दिया गया। देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहले दो अंकों की संख्या एक मान लीजिए। क्या करते हैं आप? माना संख्या क्या मानते हैं? 10x प्लस वाई है, ऐसी संख्या मानते हैं। अगर 10x प्लस वाई संख्या है तो इसके अंक कौन कौन से हैं? x और y। तो पहली शर्त, पहली शर्त पढ़िए और अप्लाई करिए। दो अंकों की एक संख्या को उसके अंकों के योग से भाग किया गया। संख्या को क्या किया गया? संख्या को भाग किया गया किससे? अंकों के योग से। कहा गया संख्या को उस संख्या के अंकों के योग से भाग किया गया, यानी संख्या को उसके अंकों के योग से सम ऑफ नंबर्स से डिवाइड किया गया। तो कितना भागफल कितना आया है? 7। ये सवाल कहा गया है। संख्या का मतलब कितना? 10x प्लस वाई। अंकों का योग, अंकों का योग x प्लस वाई। अंक x और y है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। इधर ले आइए। 7x को इधर ले आइए तो ये कितना? 10x माइनस 7x दैट इज 3x। y को उधर ले जाइए, 6y बचेगा। 3 से 6 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 दूनी 6, 2y। इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू आ गई y के पदों में। दूसरी शर्त लगाइए, सेकेंड कंडीशन, दूसरी शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। दूसरी शर्त कह रही है कि यदि संख्या में से 27 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, यानी इकाई दहाई बन जाता है और दहाई इकाई की जगह चला जाता है। 1 ये y x की जगह चला जाएगा और x y की जगह चला जाएगा। कब? जब इसमें से हम 27 घटाएंगे। तो दूसरी शर्त कहती है कि संख्या में से अगर आप 27 घटा दीजिए तो ऐसे में संख्या में अंकों के स्थान बदल जाएंगे। जहां पे x था वहां पे y हो जाएगा, जहां पे y था वहां पे x हो जाएगा, अगर आपने संख्या में 27 घटाया। यहां पे क्या होगा? x को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा? 9x। 10x में से x चला गया, 9x आया। और y को भी इधर ले आइए, या तो नहीं, y को उधर ही ले जाइए।
तो y उधर कितना हो जाएगा, माइनस का 27 बना रहा, y उधर कितना आ जाएगा 9y। x की जगह वैल्यू रख दीजिए, x का मान रखने पर कितना हो जाएगा 9 इंटू 2y माइनस 27 इज इक्वल टू 9y। 18y 9y इधर आ जाएगा बराबर 27 प्लस का 9y इज इक्वल टू 27। 9 से कट जाएगा, y इज इक्वल टू 9 तिया 27। y का मान यहां रख दीजिए, x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई का मतलब 3, यानी x बराबर 6। हमको निकालनी है संख्या, लिखेंगे अतः संख्या। संख्या आपने क्या मानी थी 10x प्लस वाई। 10x का मतलब 6, y का मतलब 3। कितनी आ गई संख्या 63। ये आपका आंसर हो गया। बात आई समझ में? इसको जरा सॉल्व करके देख, इस पे कंडीशंस अप्लाई करके देख लीजिए क्या लग रही हैं। अगर कंडीशंस लगेंगी तो आपका आंसर इसका मतलब सही है। सवाल में पहली कंडीशन क्या थी, संख्या को उसके अंकों के योग से भाग करो तो 7 आना चाहिए। देखिए संख्या है 63 और इसको भाग करना है इसके अंकों के योग से। अंक 6 और 3, 6 और 3 का योग 9, 9 से भाग करिए कितना आया 7, 9 से 63। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर संख्या में 27 घटा दीजिए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो 63 में से आपने 27 घटाया, 13 में से 7 चला गया, 6 बचा, और यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 चला गया, 3 बचा। देखिए 63 में से 27 आपने घटाया, 36 बचा। 63 का उल्टा 36, अंक पलट गए। जब संख्या में से आपने 27 घटाया तो संख्या के अंक पलट गए, 6 बाद में पहुंच गया, 3 पहले आ गया। तो यानी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड। इसका मतलब आपने जो सवाल लगाया है, जो सोल्यूशन किया है आपने, वो बिल्कुल सही है। ये एक सवाल हो गया, इसको लिख लीजिए। और इसके बाद अब यहां पर ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, खत्म होता है, फिनिश होता है। इस चैप्टर के जितने भी सवाल आपको अपनी किताब में मिले या जहां से भी आप पढ़ते हैं, जिस तरीके से आप पढ़ते हैं पीडीएफ से या कहीं से भी, तो वो सारे सवाल आप लगाइए। किसी सवाल में अगर समस्या होती है तो आप पूछिए, कमेंट्स में पूछिए, जैसे मतलब कमेंट्स में पूछिए, वो उसका सोल्यूशन बताया जाएगा आपको। और फिलहाल इस चैप्टर को आप आगे अपने हिसाब से आप इसको आगे लेकर चलिए, क्योंकि सारे टॉपिक्स आपको इसके बताए जा चुके हैं, सारे मेथड्स आपको बताए जा चुके हैं। अब इसके सवालों में आपको फंसना नहीं चाहिए कहीं पर। इसी तरह से जिस तरीके से हमने 2 चैप्टर्स की पढ़ाई की है, बहुपद और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसी तरीके से अगला चैप्टर अब आपका आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगला चैप्टर हम आपके किताब के उसमें विषय सूची में, कंटेंट में जो दे रखा है, जो ऑर्डर दिया गया है, उसी ऑर्डर में हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके बाद आपका सीरीजेस हैं। तो इसी तरीके से हम एक क्रम से चलते रहेंगे। हर टॉपिक को बाकायदा बहुत विधिवत पढ़ेंगे, उस पर आधारित सवाल आपको लगवाए जाएंगे। आप बस कंटिन्यूटी बनाए रहिए इस क्लासेस के साथ। आपको कहीं भी किसी भी चीज की कोई समस्या होने वाली यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, फिर सवाल आप लगाइए और कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।